सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम NIOS और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो गृह विज्ञान विषय है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने जो है पाठ नंबर 1, 2, 3 और 4 इन चारों पाठों के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उस पर हमने चर्चा की थी। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अगले चैप्टर को। तो पाठ नंबर 5 है खाद्य संरक्षण। यानी खाद्य संरक्षण का मतलब होता है भोज्य पदार्थ जो भी हम घर में बनाते हैं उसको किस तरह से हम सुरक्षित रखें। जो भी खेतों में जो उत्पादित होता है ना खाद्य पदार्थ, उसको किस तरह से भंडारित किया जाए, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए और उनको सुरक्षित रखने के क्या क्या कारण हैं, क्यों हम उसको भंडारित करते हैं, क्यों हम उसको सुरक्षित रखते हैं, तो वो इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया था। ठीक है, तो अब हम इसके MCQ जो भी महत्वपूर्ण बन रहे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप जो है अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अन्य आपके जो भी साथी है जो भी NIOS से या राजस्थान स्टेट ओपन इस बोर्ड से जो 10वीं की एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनके पास अगर गृह विज्ञान विषय है तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की जो वीडियो आती रहती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न है, वह समय अवधि जिसमें भोजन ताज़ा रहता है उसे कहते हैं। तो वह समय अवधि जिसमें भोजन क्या रहता है ताज़ा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपभोज्य जीवन अवधि। तो इसका आंसर है बी, उपभोज्य जीवन। प्रश्न संख्या 2 है, भोजन संरक्षण का महत्व है। तो भोजन को संरक्षण यानी भोजन को सुरक्षित रखने का या उसको संरक्षित करने का क्या महत्व है। तो ऑप्शन ए है भोजन में विविधता आती है, ऑप्शन बी है परिवहन तथा भंडारण में सुगमता रहती है, ऑप्शन सी है अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन वैसे भी तैयार हो रहा है जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं MCQ के अलावा, उसमें कि अगर इस पाठ में पूछा गया है, बताया गया है कि भोजन संरक्षण का महत्व है कि हम भोजन को संरक्षित क्यों करते हैं। तो देखो एक तो ये कारण हो गए, ये 3 कारण तो इसमें बता ही रखे हैं कि भोजन में विविधता आती है, परिवहन तथा भंडारण में सुविधा रहती है। यानी कि जब भोजन को हम संरक्षित करते हैं तो हम अलग अलग तरह के विविध तरह के हम भोजन कर सकते हैं। हर मौसम में हमें विविध तरह के भोजन उपलब्ध हो जाते हैं। अगर भोजन को संरक्षण करना हमें नहीं आता तो फिर हम एक जैसे भोजन खाते हैं। ठीक है, परिवहन तथा भंडारण में सुगमता होती है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोज्य पदार्थों को ले जाते हैं तो मान लो भोज्य पदार्थ का निर्जलीकरण आपने कर लिया है ना, जैसे कि मेथी है, पुदीना है, उसको सुखा लिया तो वो हल्के हो गए सूखने के बाद और वो लंबे समय तक भी चलेंगे। पापड़ बना ली, मंगोड़िया बना ली, है ना, इससे क्या होता है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुगमता रहती है, जल्दी से वो खराब नहीं होते। अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है। अतिरिक्त उत्पादन मतलब खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है तो सारा तो बिकता नहीं है एक साथ में, है ना, तो वो धीरे धीरे बिकता है। तो उसका जो अतिरिक्त उत्पादन है उसकी व्यवस्था वो करता है। अगर हमें खाद्य पदार्थों का या भोज्य पदार्थों का संरक्षण करना आता है तो जो भी अतिरिक्त उत्पादन है उसको हम व्यवस्थित करेंगे और वो लंबे समय तक बिकता रहेगा। तो इस तरह से उपयुक्त सभी, तो ये इसका ऑप्शन है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 3 है, खाद्य संरक्षण से तात्पर्य नहीं है। तो देखो खाद्य संरक्षण से तात्पर्य नहीं है तो ऑप्शन ए है भोजन को सुरक्षित रखना, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना, भोजन खराब होने से बचाना, महंगे भोजन को उपलब्ध करवाना। तो इसका जो आंसर है वो आएगा डी, महंगे भोजन को उपलब्ध करवाना। बाकी के तीनों ऑप्शन ही है खाद्य संरक्षण का तात्पर्य, यानी कि हम खाद्य संरक्षण इसलिए करते हैं, भोजन को सुरक्षित इसलिए रखते हैं ताकि भोजन सुरक्षित रहे, है ना, भोजन की गुणवत्ता बनी रहे, भोजन खराब होने से बचा जा सके। जबकि क्या नहीं है, महंगे भोजन की उपलब्ध करवाना, ये इसका आंसर नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, गैर नाशवान खाद्य पदार्थ वे है जो खराब नहीं होते, बी जिन्हें खराब होने से में लंबा समय लगता है, सी आसानी से खराब हो जाते हैं, डी उस स्थिति के अनुसार खराब होते हैं जहां उन्हें रखा गया है। तो देखो नाशवान, गैर नाशवान और अर्धनाशवान, ठीक है, इस तरह से खाद्य पदार्थ को उसकी उपभोज्य जीवन अवधि के आधार पर वो कितने लंबे समय तक चलेंगे उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। एक तो है गैर नाशवान जो बहुत लंबे समय बाद में खराब होते हैं, जिन्हें खराब होने में बहुत ज़्यादा लंबे समय लगता है, अर्धनाशवान जो थोड़ा जल्दी खराब हो जाते हैं, और नाशवान जो तुरंत ही 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां है ना, तो ये जल्दी खराब होते हैं क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा रहती है। तो अब यहाँ पूछा गया है गैर नाशवान खाद्य पदार्थ वे है जो, तो इसका आंसर आएगा बी जिन्हें खराब होने में लंबा समय लगता है। तो इसका आंसर है बी। प्रश्न संख्या 5 है, सूक्ष्म जीवाणुओं के अभिक्रिया को किस विधि द्वारा विलंबित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सुरक्षा आवरण उपलब्ध कराना, बी तापमान में वृद्धि करना, सी रसायनों का प्रयोग करना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। देखो यहाँ पर आपके MCQ के साथ साथ में आपके जो है
है ना, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। अगर वहाँ प्रश्न ऐसा आ जाता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को किन विधियों द्वारा विलंबित किया जाता है ना, उन विधियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप इन विधियों को याद रख सकते हो कि सुरक्षा आवरण उपलब्ध करवाया जाता है। कि मान लो जैसे अपना आटा होता है, आटा हम गूंथते हैं, जो खाना बन गया, रोटियां बन गई, उसके बाद में थोड़ा आटा बच जाता है, तो हम उसको तेल या घी लगा के क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। तो आपने उस आटे पर घी या तेल लगाया, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, सुरक्षा आवरण अपना चिकनाहट का उसमें उपलब्ध करवा दिया, जिससे वो खाद्य पदार्थ जल्दी से वो आटा जल्दी से खराब नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा। इसी तरह जो आपके अचार होता है, उसमें तेल डाला जाता है, तो उसको भी सुरक्षा आवरण उपलब्ध करवाया जाता है। तापमान में वृद्धि करना, बार बार उसको गर्म करो भोज्य पदार्थ को, तो भी वो जल्दी से खराब नहीं होता। रसायनों का प्रयोग करना, कई बार कुछ रसायन होते हैं जो भी हम खाद्य पदार्थ में प्रयोग करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ जल्दी से खराब नहीं होता है। तो इस तरह से उपयुक्त तीनों ही इसके आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं है। तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा यानी हमारे घर में कुछ ऐसी प्रकृति से प्राप्त हमें प्रतिरक्षा प्राप्त होती है जो कि भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखती है, जैसे कि नमक है, चीनी है, तेल है। ठीक है, ये क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को जल्दी से खराब नहीं होने देते हैं। तो ये तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा हो गई। और जो नहीं है वो है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड भी बाजार में मिलता है, जो कि अचार वगैरह में डाला जाता है, जो खट्टा आता है। तो आप जब भी बाजार से अचार बनाया लाते हो, देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। तो इसका आंसर है डी, सिट्रिक एसिड। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से किस भोज्य पदार्थों को निर्जलीकरण द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है अंगूर, बी है शकरकंद, सी है अमरूद, डी है टमाटर। तो इसके अंतर्गत आएगा अंगूर। कि निर्जलीकरण अंगूर का किया जाता है, तो अंगूर का निर्जलीकरण करके जो है उसका किशमिश बनाई जाती है। ठीक है, यानी सुखाना। तो ये हो गया अंगूर। अब है प्रश्न संख्या 8, शीत भंडारण में भोजन का तापमान रखा जाता है। ऑप्शन ए है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, बी है 15 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, सी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, डी है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। तो इसका आंसर आएगा ए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। अगला है प्रश्न नंबर 9, परिरक्षण रसायन है। परिरक्षण का मतलब देखो, कृत्रिम रसायन है ना, जिसका प्रयोग हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में करते हैं। एक तो प्राकृतिक खाद्य संरक्षण हो गया, जिसमें नमक है, तेल है, चीनी है, ये आ गए है ना। अब है कृत्रिम परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखने के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता, तो जो कि भोज्य पदार्थों में डाला जाता है। तो ऑप्शन ए है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, बी है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सी है सिट्रिक एसिड, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, 2 नंबर का बन भी जाता है कि परिरक्षण रसायनों के नाम क्या क्या है, कौन से ऐसे परिरक्षण रसायन है जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में किया जाता है। तो आप इन तीनों का नाम याद रख सकते हो। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आते हैं तो इस तरह से भी आप रख सकते हो। एमसीक्यू में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कि कोई है ना, 3 परिरक्षण तो प्राकृतिक दे दिए और एक आपको ये है ना रासायनिक दे दिया। आप पूछा जाए कौन सा रासायनिक है, या फिर 3 रासायनिक दे दिए और एक प्राकृतिक दे दिया, पूछा जाए कौन उसमें प्राकृतिक है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप जो है इनका नाम याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, पाश्चुरीकरण किया जाता है। देखो, पाश्चुरीकरण किसका किया जाता है, ए मेथी, बी सब्जी, सी दूध, डी पानी। तो पाश्चुरीकरण जो होता है वो दूध का होता है। आप जो दूध की थैली लेके आते हो बाजार से, ठीक है, तो उसके ऊपर भी लिखा होता है पाश्चुरीकृत दूध, यानी कि दूध का ही पाश्चुरीकरण होता है। अब यहाँ से प्रश्न एक ये भी बनता है कि पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं। तो ये वो होता है कि जो है सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने की एक विधि होती है दूध के अंदर, है ना। क्योंकि जो कच्चा दूध होता है, जो पशुओं से में प्राप्त होता है, उसमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो जल्दी से दूध को खराब कर देते हैं। तो जब हमारे हमारे जो बड़े स्तर पर दूध का सप्लाई करनी होती है, तो एक डेयरी के अंदर दूध लाया जाता है। जैसे मान लो सरस डेयरी है, अमूल डेयरी है ना, वहाँ पर। तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से जो दूध आता है ना, तो वो हाथों हाथों सारा बिकता नहीं है, तो उसको थैली वगैरह में पैक किया जाता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं, जब दूध को है ना शीघ्रता से है ना उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और शीघ्र ही उसको निम्न तापमान पर ठंडा कर दिया जाता है। तो सूक्ष्म जीवाणु है वो इस तापमान के अंतर को सहन नहीं कर पाते, उसे ही पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ भी है कई बार बोर्ड में कि पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं, किसका होता है। तो ये दूध का होता है। तो मैंने बता दिया कि उसको जो दूध होता है उसको तुरंत ही बहुत तेज तापमान पर गर्म किया जाता है और उसको तुरंत ही ठंडा कर दिया जाता है। तो इस जो ठंडे गर्म का जो अंतर है तापमान का तुरंत वाला, है ना, उसको सूक्ष्म जीवाणु सहन नहीं कर पाते और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो दूध के साथ ही पाश्चुरीकरण किया जाता है।
प्रश्न संख्या 11 है, खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान और दाब द्वारा जीवित विषाणुओं से मुक्त करने को कहते हैं, तो यह आएगा विसंक्रमण। ठीक है, तो विसंक्रमण के जरिए भी खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान दिया जाता है और इसको दबाव भी दिया जाता है, जिससे कि खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते, उसके सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो विसंक्रमण इसका आंसर है, विसंक्रमण। प्रश्न संख्या 12 है, भोजन खालिस्ता के कारण खराब होता है, तो ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीवाणु तथा एंजाइम, बी है सूक्ष्म जीवाणु तथा अतिरिक्त उत्पादन, सी है एंजाइम तथा अतिरिक्त उत्पादन, डी है उपरोक्त सभी। तो इन सभी कारणों से भोजन खराब होता है। तो देखो ये थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको इसके अंतर्गत बताए हैं, जो कि है ना अति लघुतात्मक के लघुतात्मक क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अब यह डी है इसका आंसर, कि ये सभी कारण है जिसकी वजह से सूक्ष्म जीवाणु के कारण जो खाद्य पदार्थ खराब होता है। पार्ट नंबर 6, पर्यावरण प्रदूषण, यानी यह पार्ट नंबर 6 का नाम है पर्यावरण, सिर्फ पर्यावरण नाम है, प्रदूषण तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो पार्ट नंबर 6 है पर्यावरण। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, पेयजल को हम दूषित कहेंगे यदि वह बेरंग हो, बी सुगंध नहीं है, सी अन्य कण है, डी बेस्वाद है। तो इसका आंसर है सी अन्य कण। अगर अन्य कण पानी में होते हैं तो वो क्या होता है, वो प्रदूषित होता है। जबकि वो बेरंग है, उसमें कोई रंग नहीं है, कोई सुगंध नहीं आ रही पानी के अंदर, या कोई स्वाद नहीं आ रहा, इसका मतलब वो पानी क्या है, अच्छा है, यानी कि दूषित नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, जल प्रदूषण के स्रोत है। जल प्रदूषण कैसे होता है, ऑप्शन ए है घरेलू अपशिष्ट द्वारा, बी कृषि अपशिष्ट द्वारा, सी औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो जो जल प्रदूषण है उपरोक्त सभी से होता है, कि घरेलू अपशिष्ट होता है वो पानी में डाल दिया जाए, या कृषि अपशिष्ट भी पानी में डाल दिया जाए, है ना, नदियों में डाल दिया जाए, या औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में डाल दिया जाए, तो वो जल प्रदूषण करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्रदूषित पानी को पीने से कौन सा रोग नहीं होता है। तो प्रदूषित पानी को पीने से कौन सा रोग नहीं होता, ऑप्शन ए है टाइफाइड, बी है तपेदिक, सी है पेचिश, डी है मलेरिया। तो हमें पता है मलेरिया नहीं होता, क्योंकि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, तो इसका आंसर आएगा मलेरिया। प्रश्न 4 है, जल मनुष्य के पीने योग्य नहीं हो जल मनुष्य के पीने योग्य होता है यदि वह निम्नलिखित तत्वों से मुक्त होता है। ए तैरते हुए पदार्थ, बी अवांछित गंध, सी सूक्ष्म रोगाणु, डी उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि अगर तैरते हुए पदार्थ उसमें नहीं हो तो भी वो पीने योग्य होता है, कोई अवांछित गंध उसमें नहीं आ रहे तो भी पीने योग्य होता है, कुछ सूक्ष्म जीवाणु उसमें नहीं होते तो भी पीने योग्य होता है। तो इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 है, पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना और इसके कारण पर्यावरण का दूषित हो जाना कहलाता है। तो ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका आंसर आएगा सी प्रदूषण। तो ये प्रदूषण की परिभाषा है, तो प्रदूषण की परिभाषा आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 6 है, वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है उन्हें कहते हैं ए प्रदूषक, बी प्रदूषण, सी विलायक, डी अपशिष्ट। तो इसका आएगा प्रदूषक। तो वे पदार्थ जिसके कारण प्रदूषण होता है तो वो कहलाते हैं प्रदूषक। तो इसका आंसर आएगा ए प्रदूषक। जैसे कि धूल के कण है, मिट्टी है, ठीक है, इसके अलावा कचरा है, धुआं है, इसके कारण प्रदूषण फैलता है, तो ये प्रदूषक कहलाते हैं। ये उसके उदाहरण हो गए। तो कई बार प्रश्न बनता है कि प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न संख्या 7 है, वायु प्रदूषण के स्रोत नहीं है। ए ज्वालामुखी तथा दवानल, बी धुआं तथा जहरीले गैसें, सी वाहनों का तेज शोर, डी कीटनाशक, दुर्गंध तथा कृमिनाशक। तो वायु प्रदूषण नहीं होता है, ये आता है सी वाहनों का तेज शोर, क्योंकि वाहनों के तेज शोर से तो ध्वनि प्रदूषण होता है, न कि वायु प्रदूषण। हाँ, वाहनों से निकला हुआ अगर धुआं बोला जाए कि वाहनों से निकला हुआ धुआं है तब तो वायु प्रदूषण होगा, लेकिन यहाँ तेज शोर बोला गया तो इसका मतलब ये होता है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 8 है, वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए आंखों में संक्रमण, बी श्वसन संबंधी एलर्जी, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा सी ए व बी दोनों, यानी कि वायु प्रदूषण से आंखों में संक्रमण होता है, श्वास संबंधी एलर्जी हो जाती है। प्रश्न संख्या 9 है, कूड़े कचरे के निपटान की सबसे आधुनिक तकनीक कौन सी है। ए खाद बनाना, बी भस्मीकरण, सी भूमि भरान, डी जलाना। तो इसका आंसर आएगा बी भस्मीकरण। तो आपको याद रखना है कि कूड़े कचरा के निपटान की आधुनिक तकनीक है भस्मीकरण। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से कौन सा ईंधन पर्यावरण मित्र है। ईंधन जो है पर्यावरण मित्र है, पहला है ए है पेट्रोल, बी है बायोगैस, सी है डीजल, डी है मिट्टी का तेल। तो इसका आंसर आएगा बी बायोगैस। प्रश्न संख्या 11 है, मृदा में विषैले रसायन निम्नलिखित कारण से रह जाते हैं। ए घरेलू अपशिष्ट, बी मल त्यागना, सी औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट, डी है थूकना। तो इसका आंसर आएगा सी औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट। प्रश्न संख्या 12 है, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव होते हैं, कानों का पर्दा खराब होना, बी मानसिक तनाव होना, सी नसों पर दबाव, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव यही होते हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न दूसरा बनता है कि ध्वनि प्रदूषण के मानव जीवन पर क्या प्रभाव होते हैं, लिखिए। तो
फिर आपको ये चीज़ें लिखनी है। ये कानों का पर्दा खराब हो जाता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, ठीक है, नसों पर दबाव बढ़ता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव है। तो ये आपके प्रश्न थे जो कि छठा और पाँचवा और छठे पार्ट के कंप्लीट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब अगले वीडियो हम 7वां और 8वां पार्ट पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।